तो गाइस आज हम बात करेंगे माई लाइफ एज अ लूजर के चैप्टर नंबर 44 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं फोर्थ इंसिडेंट के पास्ट का सीन, यानी कि जिस वक्त असली जीनो किम एंचोल की छत में चढ़ा हुआ होता है खुद को निपटाने के लिए वहां से कूद के, और उसने एक लेटर में लिखा होता है उन सारे लोगों का नाम जिस वजह से जीनो किम ऐसा कर रहा होता है, यानी कि वो सबको फंसा के जाने वाला है। बट एंचोल अपने घर से बाहर आके ये सब कुछ देख लेता है कि जीनो ये सब कुछ कर रहा है, और उसको वो लेटर भी मिल जाता है जिसमें एंचोल का नाम होता है। इसलिए पास्ट एंचोल गुस्से में जीनो को कहता है, अबे ओए आखिर ये सब कुछ क्या है बे। और दूसरे वाले सीन में जो जीनो की स्पिरिट होती है फ्यूचर एंचोल को बोल रही होती है, मुझे लगता है अब मुझे तुझे आगे दिखाने की जरूरत नहीं है कि इससे आगे क्या हुआ था, क्योंकि तुझे भी याद है इससे आगे तूने क्या करा था। फ्यूचर एंचोल पहली बार अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा उदास होता है और बहुत ही उदासी के साथ कहता है, हाँ मुझे वो बात अच्छी तरीके से याद है। तो उस दिन मेरी छत में आया था खुद के साथ वो सब कुछ करने के लिए। इसके बाद फ्यूचर एंचोल की यादों में हम देखते हैं उसके बाद क्या हुआ था। हम देखते हैं एंचोल ने उस वक्त भी जीनो को बहुत ज्यादा मारा था, क्योंकि वो जीनो वहां पे उसके घर में ये सब कुछ करने आया था। मतलब तुम खुद सोच के देखो, कोई खुद को निपटाने के लिए आ रहा है और उसको मतलब ये भी नसीब नहीं होता, और उल्टा वो और ज्यादा मार खाता है। इससे ज्यादा बुरा किसी की जिंदगी में और क्या ही हो सकता है। हम देखते हैं जीनो को मारते मारते एंचोल जीनो के बाल पकड़ता है और कहता है, मुझे छत से किसी के रोने की आवाज आ रही थी, तो मैंने सोचा मेरी छत में सड़क की बिल्ली है जिसका नाम मिंकी था, लेकिन वो मिंकी नहीं थी, वो तू था हरामजादे। आखिर तेरे दिमाग में क्या चल रहा है बे? आखिर तू ये क्या करने की सोच रहा है? अगर तुझे किसी छत से कूद के ये निपटाना था खुद को तो तू निपटा सकता था, लेकिन तूने यहाँ लिस्ट में मेरा नाम क्यों लिखा है बे? तुझे जब सैंगमिन परेशान कर रहा था तो मैं तेरे साथ काफी ज्यादा अच्छी तरीके से रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि तेरा परिवार बहुत ज्यादा बुरे दौर से गुजर रहा है, लेकिन मेरे एहसानों का तू मुझे ये सिला दे रहा है हरामजादे। सच बता, क्या तू सच में ये करने वाला था? क्या तू सच में छत से कूदने वाला था? मुझे पता है ऐसा करने का तेरा कोई भी इरादा नहीं था, बस तू लेटर में मेरा नाम लिख के मुझे फंसाना चाहता था, है ना? हरामजादे, मुझे फंसाने की कोशिश करने के लिए तूने ये काफी ज्यादा बड़ी गलती कर दी है, और अब मैं तेरा ऐसा हाल करूंगा कि तू रोज सोचेगा कि काश तू मर जाता। अभी एंचोल ने जीनो का मार मार के भरता तो बना ही दिया होता है और अपना पिछवाड़ा खुजलाते हुए यहाँ से निकल लेता है। और क्योंकि जीनो बेचारे ने अब तक अपने परिवार को नहीं बताया होता है कि उसके साथ क्या सब कुछ चल रहा है, इसलिए अगले दिन भी जीनो स्कूल आता है, और स्कूल में ये बात सबको पता चल चुकी होती है कि जीनो ने एक लेटर लिखा था जिसमें उसने सबका नाम लिखा था, यानी कि एक सुसाइड नोट। इसलिए जैसे ही जीनो क्लास के अंदर एंटर करता है तो सिम्पसन भी जीनो को बहुत ज्यादा उड़ा उड़ा के मारता है और चिल्ला के कहता है, हरामजादे तेरा स्वागत है। हरामजादे, मैंने सुना था कि तूने उस लेटर में मेरा नाम भी लिखा था, है ना? साथ में हांगू भी जीनो को मारता है क्योंकि उस लेटर में उसका भी नाम होता है, और ऑब्वियसली गीटे बॉन्ग कैसे पीछे रह सकता है, वो भी उसको मारता है। अभी जीनो की जिंदगी और भी ज्यादा बदतर हो चुकी होती है जितना वो सोच भी नहीं सकता था। जीनो के साथ ये जो कुछ भी चल रहा होता है ये कोई मामूली चीजें नहीं होती है, सारी की सारी क्राइम होती है, वो भी बहुत ही सीरियस क्राइम। और क्योंकि जीनो इतनी ज्यादा गंदी मार खा रहा होता है इसलिए वो अपने मन में बस यही विश कर रहा होता है कि आखिर वो कल मर क्यों नहीं गया। अगर वो कल ही मर जाता तो उसको ये सब कुछ झेलना ना पड़ता। लेकिन इतने में ही क्लास के अंदर एंट्री हो जाती है शैंगमिन की, और वो कहता है, क्या उस नोट में मेरा भी नाम लिखा हुआ था? और ऑब्वियसली शैंगमिन का भी उस नोट में नाम लिखा होता है। इसलिए शैंगमिन भी अपने बड़े बड़े हाथों के साथ जीनो के ऊपर रैप्टे ही रैप्टे बजाने स्टार्ट कर देता है, और शैंगमिन तो इन सब में से सबसे ज्यादा निर्दयी किस्म का इंसान होता है। रात को मार खाने के बाद तो जीनो के मुंह पे पहले से ही बैंडेजेस लगी हुई थी, लेकिन इस समय जीनो को मार मार के इन लोगों ने दोबारा से जीनो की हालत खराब कर दी होती है कि उसको और ज्यादा बैंडेजेस लगानी पड़ जाए। और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि जीनो अब भी अपने मन में यही सोच रहा है कि आखिर वो कल मरा क्यों नहीं। जीनो अभी मार खा के जमीन में पड़ा होता है और एंचोल उसके ऊपर आता है एक माइक लेके, और बिल्कुल ऐसे बोलता है जैसे यहाँ पे कोई ड्रामा चल रहा होगा, और कहता है, तो मिस्टर जीनो बताइए आपने ऐसा क्यों करा? उस लेटर में हम सबका नाम क्यों लिखा? क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा हो चुका है ना कि तुमने क्या गलत करा है? जीनो बेचारा लाचारी के साथ कहता है, हाँ मुझे अंदाजा हो चुका है। एंचोल कहता है, नहीं मिस्टर जीनो किम, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास होता तो तुम उस तरीके का लेटर हम सबके लिए लिखते ही क्यों? अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए तुम्हें एक माफीनामा लिखना होगा हमारे लिए, इसलिए तुम्हें जो जो लगता है कि तुमने हमारे साथ गलत करा है उसका एक माफीनामा लिखो। और जीनो किम को वो अपॉलॉजी लेटर भी लिखना पड़ता है जबरदस्ती। बट मेन बात तो ये होती है कि जीनो को समझ नहीं आ रहा होता है कि अपॉलॉजी लेटर में वो लिखे क्या, क्योंकि जीनो को तो पता ही नहीं होता है कि उसने गलती क्या करी है, आखिर वो किस चीज के लिए इन लोगों से माफी मांगे। लेकिन उसके बावजूद भी जीनो लेटर में लिखता है कि मैंने जो मुझे बॉडी मिली थी, मुझे जो शरीर मिला था, मैंने उसकी कदर नहीं करी, और मेरे परिवार के साथ और मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसका इल्जाम मैंने अपने दोस्तों पे लगाया, इस सब के लिए मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन सिम्पसन हरामजादा इस अपॉलॉजी लेटर में और भी चीजें ऐड करने के लिए कहता है, और कहता है कि एंचोल को मत बताइए मैंने तुझसे ये भी लिखवाया है। सिम्पसन जीनो से लिखवाता है जो शुल्गी का स्कूल ट्रांसफर हुआ है वो भी जीनो किम की वजह से हुआ है, क्योंकि वो जीनो किम ही था जिसने शुल्गी की नॉवल सबके
सामने बहुत तेज आवाज में पड़ी थी। लेटर में उससे ये भी लिखवाया जाता है कि जिनशॉल के कान का पर्दा भी जिनू किम की वजह से ही फटा है, क्योंकि जिनू किम ने एक बहुत ज्यादा सीरियस क्राइम करा था। उसने शैंगमिन के कहने में दरवाजा बंद नहीं करा था। जिनू किम का परिवार बहुत ज्यादा गरीब हो चुका है, इसके लिए भी जिनू किम ही जिम्मेदार है, क्योंकि जिनू किम ने खुद ही अपने दोस्तों को अल्कोहल बेची थी। और सुसाइड नोट में जो लिखा था वो सारी की सारी बातें झूठ थी। सारी की सारी गलती मेरी ही थी, लेकिन मैंने अपने दोस्तों के ऊपर सारे के सारे ब्लेम्स करे। ये सारी की सारी बातें जिनू को उसके अपॉलॉजी लेटर में लिखनी पड़ी होती है। जिनू बेचारा अंदर से पूरी तरीके से टूट चुका होता है और इस वक्त भी उसे अगल बगल से सब बोल रहे होते हैं कि जिनू किम एक नंबर का गधा है, तो के ऊपर सारे के सारे ब्लेम्स करे। आखिर तूने इतनी गलतियां करी ही क्यों? अगर तू ऐसा नहीं करता तो तेरे साथ ऐसा सब कुछ नहीं होता, तुझे अपॉलॉजी लेटर भी लिखना नहीं पड़ता। लेकिन जिनू का मानसिक संतुलन इस वक्त पूरी तरीके से बिगड़ चुका होता है और अब वो और ज्यादा सहन नहीं कर सकता। उसने जो उल्टी बुक अपने हाथ में पकड़ रखी होती है उसको टेबल में पटकते पटकते चिल्ला रहा होता है और पागलों की तरह कहता है। खैर कहता तो खैर कुछ भी नहीं है, बस पागलों की तरह चिल्ला रहा होता है और इतनी बुरी तरीके से चिल्ला रहा होता है उस बुक को पटकते पटकते कि अगल बगल के सारे स्टूडेंट काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अभी पहली बार जिनू के अंदर इतनी हिम्मत आई होती है कि वो एंचॉल लोगों के सामने ऐसे खुल के रो पाए। फाइनली भी बहुत ज्यादा रोते हुए जिनू चिल्लाते हुए कहता है, आखिर मैंने तुम लोगों के साथ ऐसा भी क्या बुरा करा था? ये सब कुछ तो तुम्हारी गलती है। मैंने कुछ नहीं करा था। तुम्हें क्या लगता है मैं चिल्ला के बात नहीं कर सकता तो तुम्हारे सामने? जिनू के अंदर जितनी भी भड़ास होती है फाइनली वो यहाँ पे निकालता है। क्लास के स्टूडेंट्स को पता होता है कि उन्होंने जिनू के साथ बुरा करा है, लेकिन वो अपने चेहरे में इस चीज को छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं, एक्सप्रेशन सामने नहीं ला रहे होते। जिनू बेचारा चिल्लाते चिल्लाते बस यही सोच रहा होता है कि आखिर उसने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसके साथ इतना बुरा हुआ? क्या छोटा होना और फाइट ना करना आना एक इतना बड़ा गुनाह है? और इस समय चिल्लाते चिल्लाते जिनू को इस बात का भी एहसास होता है कि अब वो हकलाना शुरू हो गया है और यही वो टाइम होता है जब से जिनू ने हकलाना शुरू करा होता है। इससे पहले तक वो हकलाता नहीं था। और फाइनली जैसे ही जिनू चिल्ला चिल्ला के शांत होता है तो एंचॉल दोबारा से उसका मजाक उड़ाने लगता है। उसके मुंह के सामने माइक लेके आ जाता है और कहता है, तुमने देखा ये कितना तेज चिल्ला रहा था? और एंचॉल के साथ के बंदे दोबारा से जिनू किम के ऊपर हंसने लगते हैं, उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ये लोग अब भी चुप नहीं बैठते। इन लोगों को तो लग रहा होता है जैसे इनके सामने कोई शो चल रहा है और ये शो ये दोबारा से देखना चाह रहे होते हैं क्योंकि इनको मजा आता है। आंगू बोल रहा होता है, एंचॉल उससे पूछो कि वो 1 घंटे का कितना रुपए लेता है अगर हम उसे 1 घंटे के लिए ऐसे करने के लिए बोलेंगे। और क्योंकि जिनू इस वक्त तक हकलाना शुरू हो चुका था इसलिए उसका नाम यहीं से पड़ा था, जिनू की किम। वैसे नॉर्मली उसका नाम जिनू किम होता है, लेकिन हकलाने की वजह से उसका ऐसा नाम पड़ा होता है। और ऑब्वियसली जिनू घर में भी हकला के बात करता है और उसके फादर को पता चल जाता है कि वो हकला रहा है, इसलिए उन्हें पता चल जाता है कि स्कूल में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। जिनू अपने फादर से ये बात छुपाने की बहुत कोशिश करता है कि उसको स्कूल में बहुत ज्यादा परेशान किया जाता है, उसकी जिंदगी नर्क बना दी गई है, लेकिन वो छुपा नहीं पाता क्योंकि वो हकला रहा है। और ऑब्वियसली जिनू के फादर को इस बात को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा आया होता है कि इतने समय से उसके बेटे को इतना ज्यादा स्कूल में परेशान किया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ में उनको खुद के ऊपर भी गिल्ट महसूस हो रही होती है क्योंकि उनके बेटे के साथ इतना कुछ हो रहा था और इनको पता ही नहीं था। जब जिनू के फादर स्कूल के टीचर्स को ये बात बताते हैं तो टीचर जिनू के फादर को कहता है, मिस्टर किम मैं इस बारे में पता लगाऊंगा कि जिनू को किसने बुली करा है और उन सबको मैं जरूर सजा दिलवाऊंगा, लेकिन प्लीज आप पुलिस या फिर मीडिया को ये बात मत बताना कि आपके बेटे के साथ ये सब कुछ हुआ है। जिनू के फादर चिल्ला के कहते हैं, क्या तुम एक टीचर हो के ऐसी बात कैसे कर सकते हो? तुम्हें अब भी अपने स्कूल की परवाह है? मैंने अब तक तो पुलिस को इस बारे में नहीं बताया था, लेकिन अब मैं पुलिस को इस बारे में जरूर बताऊंगा। और जिनू किम के पास ये सही मौका होता है इन सारी परेशानियों से दूर जाने का, इसलिए जिनू अपने फादर को इस समय कहता है, क्या आप मेरा स्कूल ट्रांसफर करवा सकते हो? और आप सोच रहे होंगे जिनू के फादर की तो कमर टूट गई थी, वो स्कूल कैसे आ गए, है ना? ऑब्वियसली हैंडीकैप लोगों का जो सपोर्ट वाला होता है जिसको पकड़ के वो चलते हैं उसको लेके आए होंगे और उसी को लेके अपने बेटे के साथ वो यहाँ से जा भी रहे होते हैं। जाते जाते जिनू के फादर जिनू को कहते हैं, जिनू क्या तुम इस बारे में सीरियस हो? तुम्हें ये सच में करना है? मेरी थेरेपिस्ट से बात हुई थी, थेरेपिस्ट ने कहा था कि तुम्हें आराम की जरूरत है, इसलिए तुम्हें आराम करना चाहिए। लेकिन जिनू चाहता होता है कि वो दूसरे स्कूल जाए और अपनी एक नई शुरुआत करे और जिनू का दूसरे स्कूल में ट्रांसफर हो भी जाता है, जहाँ पे टीचर सारे के सारे स्टूडेंट्स का जिनू से इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहता है, बच्चों हमारी क्लास में नया स्टूडेंट आया है, इसका नाम है जिनू किम। सबके सब ये बात अच्छी तरीके से याद रखोगे कि इस बच्चे के साथ आपको काफी ज्यादा अच्छी तरीके से रहना है, कोई भी इसको परेशान नहीं करेगा।
जीनो अपनी नई जिंदगी और नए स्कूल में आके बहुत ज्यादा खुश होता है और बहुत ही खुशी के साथ सबको कहता है, हाय आप सब कैसे हो, मेरा नाम जीनो किम है और उम्मीद करता हूँ कि हम सब काफी जल्दी अच्छे दोस्त बन जाएंगे। और जीनो के लिए खुशी की बात यह होती है अपनी ये नई जिंदगी स्टार्ट करते हुए अब उसका हकलाना बंद हो चुका होता है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा होता है उसकी पुरानी यादें वो पीछे ही छोड़ के आ चुका है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अपने सामने के सारे बच्चों को देख के जीनो की सारी डरावनी यादें दोबारा से उसके आंखों के सामने आ जाती है। जीनो के सामने जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए होते हैं उसको वो सारे के सारे एंचोल लग रहे होते हैं, यानी कि जीनो को इतना खतरनाक ट्रॉमा हो चुका होता है कि उसको पता चल चुका होता है कि वो एंचोल से कभी भी भाग नहीं सकता, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, क्योंकि उसके अंदर का डर एंचोल से उसको भागने नहीं देगा। इसलिए वो दोबारा से अपने सामने वाले स्टूडेंट से हकलाते हुए कहता है, मेरा नाम जीनो किम है। और यही था पूरा का पूरा फोर्थ इंसिडेंट। जीनो की स्पीड ने फ्यूचर एंचोल को ये सारी की सारी बातें बता दी होती है और कहता है, चौथे इंसिडेंट में मेरे साथ सब कुछ यही हुआ था। इसके बाद जो कुछ मेरी जिंदगी में हुआ था मुझे वो इतना कुछ खास याद नहीं है, क्योंकि मेरे साथ जो ट्रॉमा हुआ था मैं उसको कभी भी ओवरकम नहीं कर पाया। एंचोल, मैं अपनी दिल की गहराइयों से ये बात तुझे कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि काश तू मर जाता। मेरे पास फोर्थ इंसिडेंट के बारे में बताने के लिए और कुछ भी नहीं है। वैसे मुझे लगता है कि ये चौथा इंसिडेंट सॉल्व करना तेरे लिए काफी ज्यादा आसान होगा, क्योंकि तेरे पास शुल्गी, जिनशॉल, डाबिन कोई भी नहीं है, कोई भी तेरे रास्ते में नहीं आएगा। ठीक है, इसी के साथ चौथा इंसिडेंट स्टार्ट होता है। अपनी पूरी कोशिश करियो चौथे इंसिडेंट को रोकने के लिए। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पे फ्यूचर एंचोल जीनो किम की बॉडी के अंदर होता है और फोर्थ इंसिडेंट स्टार्ट हो चुका होता है, यानी कि वो वाला वक्त जिस वक्त हांगू स्कूल में अपनी बाइक लेके आ रखा होता है और एक गली में अपने साथ के बंदों के साथ सुट्टा मार रहा होता है। और क्योंकि हांगू को टीचर लोग बुला रहे होते हैं, वो चाबी पकड़ा देता है जीनो किम के पास, यानी कि फ्यूचर एंचोल के पास। और हांगू ने इस चाबी को किसी को भी देने से जीनो किम को मना करा था, लेकिन बिल्कुल पिछली वाली टाइमलाइन की ही तरह जो एंचोल होता है वो हांगू की बाइक में भी बैठ रखा होता है और जीनो किम से उसकी चाबी मांगता है। और पिछली वाली टाइमलाइन में ऑब्वियसली जीनो किम ने एंचोल को चाबी दे दी थी, क्योंकि वो एंचोल से बहुत ज्यादा डरता है। बट मजा तो अब आएगा ये देखने में कि फ्यूचर एंचोल अपने पास्ट सेल्फ को चाबी देगा या फिर नहीं, क्योंकि फ्यूचर एंचोल अगर चाबी देगा तो भी दिक्कत है, नहीं देगा तो भी दिक्कत है। यानी कि फ्यूचर एंचोल का अब तक का सबसे ज्यादा खतरनाक टास्क शुरू हो चुका है। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो। और जो कोई भी चैनल पे पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना अगर आपका मन करे तो, नहीं तो मत करना, कोई बात नहीं। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।